नमस्कार दोस्तों, आखिर टर्की का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो भारत के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके साथ हम लोग आज समझेंगे अपने वर्ल्ड अफेयर सीरीज में कि टर्की का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो कंडक्ट कैसे होता है और भारत के वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से या प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्शन होता है उससे कितना सेपरेट होता है, कितना अलग होता है। इसके साथ साथ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जैसे आप सभी लोगों को पता है कि लास्ट ईयर टर्की में जो प्रेसिडेंट थे एर्दोगन, तो उन्होंने अपने पार्लियामेंट से एक बिल लाया था जिसमें प्राइम मिनिस्टर का जो पावर होता है उसको जो है खत्म कर दिया गया था। तो यहाँ पर पीएम का पावर खत्म करने के बाद जब प्रेसिडेंशियल पावर आ गया और प्रेसिडेंट वहाँ पे डोमिनेट कर गए और लगभग मान के चलिए कि लास्ट 20 ईयर्स में एर्दोगन का जो है पावर है आपके टर्की में। लेकिन एक वो शख्स जिनका आपको हम पिक शेयर करते हैं जो आपके सामने दिख रहा होगा, क्लिकदारोग्लू, ये जो है आपके ये जबरदस्त जो है कंटेंडर है या कह सकते हैं कि ऑपोजिशन में है एर्दोगन के। और ये जो एर्दोगन है ये काफ़ी पावरफुल लीडर है टर्की के। तो यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझेंगे कि टर्की में कई सारा ऑपोजिशन पार्टी है और एक आपका रूलिंग पार्टी है एर्दोगन का। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है क्लिकदारोग्लू, ये ऑपोजिशन पार्टी का। कुल मिला के 6 ऑपोजिशन पार्टी ने इनको नॉमिनेट किया है एज ए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए। आखिर क्लिकदारोग्लू का इतिहास क्या है और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि एर्दोगन इस इलेक्शन में हार जाते हैं टर्की में, तो यहाँ पर क्या लॉसेस होगा एर्दोगन को। और साथ साथ पिछले कई सालों में एर्दोगन ने अपने शासन में टर्की के लिए क्या किया और इस बार का जो इलेक्शन होने वाला है टर्की में, तो इस पार्टिकुलर इलेक्शन में वहाँ के वोटर्स का क्या इंपॉर्टेंट कंसर्न है, ऐसे सारे चीज़ों को हम लोग समझेंगे। दोस्तों जैसे आप सभी लोगों को पता है कि टर्की जो है एक आपकी मुस्लिम कंट्री है और कहा यह भी जाता है कि अक्सर मान लीजिए कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में अगर मुस्लिम का कुछ ऐसा इशू होता है तो टर्की वो कंट्री है जो सबसे पहले अपना एक स्टेटमेंट देता है। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों कि रिसेंट में टर्की ने कश्मीर इशू पे भारत के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया था। आप सभी लोगों को मालूम होगा ये जो है कश्मीर का जो इशू हुआ था जिसमें टर्की ने एक स्टेटमेंट दिया। और ये जो पार्टिकुलर इलेक्शन है ये पूरे विश्व के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज टर्की एक मात्र ऐसा मुस्लिम देश है जिसमें डेमोक्रेसी जो है इंसिस्ट करता है। अगर हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट का, या तो सऊदी अरब या फिर आपका यूनाइटेड अरब एमिराट्स का, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी इंसिस्ट नहीं करता है, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है। लेकिन टर्की में क्या है कि डेमोक्रेसी इंसिस्ट करता है। बट सवाल ये है कि एर्दोगन अगर हार जाते हैं मान लीजिए और इसके बदले में मान लीजिए क्लिकदारोग्लू अगर जीत जाते हैं, तो उनके जीतने का मेन कंसर्न क्या होगा, क्या वो इंपॉर्टेंट रीजन होगा। और आखिरकार लास्ट कुछ ईयर्स में एर्दोगन का जो शासन था तो उस शासन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ वहाँ के वोटर्स को और वहाँ के लोगों को, और इस पार्टिकुलर इलेक्शन में लोगों का क्या वो इंपॉर्टेंट डिमांड है और किस बेस पे वो लोग जो है वोट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग समझेंगे टर्की के इलेक्शन के प्रोसेस को और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम लोग वे फॉरवर्ड भी देखेंगे कि आखिर टर्की का इलेक्शन क्यों मैटर करता है, भारत और टर्की के रिलेशन में क्या वो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस एंड आउटकम्स है। और इसके साथ साथ राइट नाउ हम लोग ये भी देखेंगे कि जो हमारे कंटेंडर है उनका विचार क्या है और उनका क्या इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। तो सबसे पहले समझते हैं टर्की के इंपॉर्टेंट इलेक्शंस को। जैसा कि आप दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है कि नॉर्मली टर्की में जो इलेक्शन होता है जिसका पहला प्रोसेस क्या है कि एवरी 5 इयर्स में जो है टर्की का इलेक्शन होता है प्रेसिडेंशियल। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, टर्की का जो इलेक्शन होता है मान लीजिए ये प्रेसिडेंशियल एक आपका पार्लियामेंट, ये दोनों सेम टाइम में होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एवरी 5 इयर्स में होता है। बट सवाल ये है कि टर्की के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए एक जो इंसान जो मान लीजिए खड़ा होना चाहता है, नॉमिनेट होना चाहता है, तो उसके नॉमिनेशंस के लिए कितने लोगों का सपोर्ट होना चाहिए और साथ साथ कितना वोटिंग होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि मान लीजिए अगर हम मान लीजिए एक एमपी है, तो एक एमपी का जब चुनाव होता है हमारे देश में जिसको हम लोग नॉर्मल लोकसभा कहते हैं, उसमें नॉर्मल होता क्या है कि आपके क्षेत्र में, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सबसे ज़्यादा जिसको वोट पड़ा, जिसका परसेंटेज आया वोट का, वो जीत जाता है और वो फाइनली न्यू दिल्ली चला जाता है, लोकसभा के सीट पे वो बैठ जाता है।
लेकिन टर्की के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो है किसी एक मेंबर को चूज नहीं किया जाता है, इसमें जो है एक पार्टी को चूज किया जाता है कि उस पार्टी को लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में कितना परसेंटेज वोट मिला है। सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, टर्की होल्ड्स इलेक्शन एवरी 5 years। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय पार्टीज फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनेट होते हैं इसको नॉमिनेट करने वाली पार्टीज होती है। और अभी फाइनली टर्की में जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी है, कुल मिला के 6 ऑपोजिशन पार्टी ने क्लिकदारोग्लू को क्या किया है कि अपना जो है मेन नॉमिनी बनाया है एज ए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, सेकंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, that have passed the 5% voter threshold in the last parliamentary election। उस पार्टिकुलर पार्टी को लगभग मान के चलिए कि 5% जो है वोट लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में मिलना चाहिए, और दोज हु हैव गैदर्ड एटलीस्ट 1 लाख सिग्नेचर सपोर्टिंग देयर नॉमिनेशन। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे देश में भी 50 और 100, 50 आपका जो रहता है प्रोपोजर और सेकेंडर का जो कॉन्सेप्ट होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए जब वो नॉमिनेट्स करने जाते हैं, और 15,000 रुपये का डिपॉजिट्स भी दिया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। सेम टू सेम, थोड़ा बहुत फर्क है, बस यहाँ पर इतना रिमेंबर रखना आपको कि एवरी 5 years में इलेक्शन होता है। एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो पार्टी की तरफ से नॉमिनेट होती है, लगभग उस पार्टी को 5% का जो वोटिंग है वो लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मिलना चाहिए। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 लाख सिग्नेचर उसके नॉमिनेशन के सपोर्ट्स में आना चाहिए। ये पहला आपका प्रोसेस है जो आपको अच्छे से पॉइंट को समझना है। अगर मान लीजिए ये प्रोसेस फुलफिल्ड हो जाता है, देन फाइनली क्या होता है सेकंड पॉइंट में, द कैंडिडेट हु रिसीव मोर देन 50% ऑफ वोट्स। अब देखिए होता क्या, मान लीजिए ए, बी, सी और आपका डी, ये 4 लोग जो है मेन है आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए नॉमिनेट हुए हैं, ऐसा मान लीजिए। अब यहां पर मान लीजिए इनको 30% वोट मिला, इनको 40% मिला, और मान लीजिए इनको 45 मिला, और मान लीजिए इनको 5% मिला। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि किसी का भी जो है मेजोरिटी नहीं बन रहा है, किसी का भी मेजोरिटी नहीं बन रहा। और सेकंड पॉइंट आप आ जाइए, द कैंडिडेट हु रिसीव मोर देन 50% ऑफ वोट्स इन द फर्स्ट राउंड इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। अब यहां पर क्या हो गया कि टर्की का जो इलेक्शन है वो 2 राउंड में डिवाइडेड है, फर्स्ट राउंड एंड आपका सेकंड राउंड। फर्स्ट राउंड में अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट्स को 50% से ज़्यादा वोट्स नहीं मिलेगा, दैट्स वाई फिर क्या होगा कि इसके लिए एक सेकंड राउंड किया जाएगा जो आपका उस मंथ के सेकंड वीक, जो सेकंड इतवार होता है, संडे होता है, उस दिन किया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या हुआ, ए नंबर कैंडिडेट को 30%, देन 40, देन आपका 45, देन 5%। तो इसमें से चारों जो कैंडिडेट है किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिला, 50% नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट राउंड का जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, देन इसके बाद होगा आपका सेकंड राउंड। जैसे टर्की में क्या हुआ कि 14 मई 2023 को पहला राउंड का इलेक्शन हुआ जिसमें किसी को भी मेजोरिटी नहीं बना। तब जाके क्या हुआ कि सेकंड वीक का संडे, दैट इज कॉल्ड 28 मई को, इसी मंथ में होने वाला है सेकंड राउंड यानी सेकंड फेज का इलेक्शन टर्की में प्रेसिडेंशियल का। अब इसमें होगा क्या कि जो 2 ऐसे कैंडिडेट है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला है, जैसे यहां पर आपका देख सकते हैं कि एक को 40%, दूसरा का 45%। अब जो सेकंड राउंड का जो वोटिंग होगा वो आपका बी और प्लस सी, इन दोनों के बीच में होगा, और इन दोनों में जो भी 50% से ज्यादा वोट लाएंगे वो वहां के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इस प्रोसेस को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। इसके बाद 2 कैंडिडेट हु रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन द फर्स्ट राउंड, ये फर्स्ट वन। थर्ड नंबर में थोड़ा हम लोग आ जाते हैं, थर्ड नंबर में नॉर्मली कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन टेक प्लेस एट द सेम टाइम एज द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, इन्हीं दोनों जो इलेक्शन है ये दोनों सेम टाइम में होता है। लेकिन दोस्तों एक और आपको बता देते हैं कि एर्डोगन का जो रूलिंग्स था लास्ट 20 ईयर्स में, तो रिसेंट में अभी उन्होंने क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर का जो रोल होता है टर्की में उसको एबोलिश करके प्रेसिडेंट्स को जो है उस पर डोमिनेट कर दिया ताकि वहां पे रूलिंग कर पाए। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि एर्डोगन का इस तरह से करने का आखिर इसके रीजन क्या था, इसके बिहाइंड में करने का क्या वो इंपॉर्टेंट रीजंस था, ये जरूर आप बताएं, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लिकदारोग्लू जो इस बार मतलब के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए खड़े हुए हैं, तो आपको रिमेंबर होगा टर्की जब बना था तो टर्की के जो फॉर्मेशंस करने वाले थे लगभग 1923 के आसपास, तो एक शख्स है जिनका नाम है अबू अताकर्क है, ठीक है, ये रिमेंबर रखिएगा नाम।
तो मान के चलिए ये इसी पार्टी के बिलोंग करते हैं जो राइट नाउ अभी नॉमिनेट हुए हैं, क्लिकदारोग्लू। और कहीं ना कहीं क्लिकदारोग्लू को क्या कहा जाता है मालूम है? मॉडर्न गांधी या फिर आपका टर्की का गांधी कहा जाता है। तो मैं ये भी बताऊंगा लॉजिक कि टर्की का गांधी क्यों कहा जाता है। आइए पहले हम तीसरा प्रोसेस समझते हैं। पार्लियामेंट्री इलेक्शन टेक प्लेस एट द सेम टाइम, ये आपको बता दिए। टर्की फॉलो ए सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। अब देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि मान लीजिए एक पार्टी है और अगर उस पार्टी को इतना नंबर ऑफ परसेंट वोट मिलती है, इतना नंबर ऑफ परसेंट वोट मिलती है, तो वो फाइनली क्या होती है कि वो पार्टी के जो मेंबर होते हैं वो नॉमिनेट हो जाते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए। इस प्रोसेस को थोड़ा समझना है। हमारे देश में सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मान लीजिए हम एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर हमको वोट मिला तो ये मेरा इंडिविजुअल है। अगर मेरा वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होगा तो हम उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके हम फाइनली एमपी बन जाएंगे। लेकिन टर्की के इलेक्शन में क्या है कि ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, वो मान लीजिए एक्स नाम की जो पार्टी है उसको इतना परसेंट वोट मिलेगा तभी वो जो है इलेक्शन में वो पार्टी लड़ सकती है, चाहे वो प्रेसिडेंशियल हो या कुछ और भी हो। ठीक है। Where the number of seats a party gets in 600 seats legislature is directly proportional to the votes it win। ये रिमेंबर रखिएगा पॉइंट। अब आते हैं चौथे नंबर पॉइंट को। Parties must obtain not less than 7% of votes either on their own or in alliance with other party in order to enter parliament। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर हम टर्की में रहते हैं और मेरा एक पार्टी है और इस साल मान लीजिए इलेक्शन होने वाला है, तो मेरे पार्टी को लगभग 7% वोट जो है मिलना चाहिए। या साथ साथ मान लीजिए कि दो पार्टी है A प्लस B के नाम से, और ये दो पार्टी के बीच में मान लीजिए अलायंस है, A को मिला 3% और B को मिला मान लीजिए आपका 5%, ये दोनों को मिला देंगे तो 5-3-8% हो जाएगा। तब जाकर के हम एलिजिबल हो गए टर्की के पार्लियामेंट में एंट्री करने के लिए। तो ये प्रोसेस आप समझिएगा दोस्तों। मैंने पहला प्रोसेस आपको समझाया, देन सेकंड वन, देन थर्ड वन, देन लास्ट वन। आई होप कि ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा नॉर्मल हम लोग आ जाते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि एर्डोगन और दूसरी तरफ आपका क्लिकदारोग्लू। कहीं ना कहीं इनका जो फेस है वो हमारे बापू महात्मा गांधी जी से मिलता है, महात्मा गांधी जी से जो है मिलता है। एक ये भी रीजन है जिसके कारण इनको टर्की का गांधी कहा जाता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो क्लिकदारोग्लू इतने जबरदस्त कंटेंडर क्यों हैं एर्डोगन के खिलाफ? बिकॉज एर्डोगन भी बहुत पावरफुल है टर्की के लिए। तो इसका सबसे पहला रीजन है कि ये एक ब्यूरोक्रेट हैं, यानी कि सिविल सर्वेंट है ये, ठीक है, ब्यूरोक्रेट हैं और लगभग कई सालों तक टर्की में ये सर्विस अपना दे चुके हैं। इनका जो विचार है, इनका जो थॉट प्रोसेस है बिल्कुल सोशलिस्ट है, बिल्कुल नॉर्मल लोगों की बात करते हैं। और अगर हम बात करेंगे इस साइड में, तो जब से एर्डोगन पिछले कुछ सालों से क्या हुआ है कि थोड़ा सा अपने मतलब कि लोगों के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, थोड़ा सा जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आज के सेशन में मैंने जो आपको समझाया, फर्स्ट ऑफ ऑल हु आर द कंटेंडर्स, देन इसके बाद आपका व्हाट वुड ए चेंज इन लीडरशिप मीन फॉर टर्किश टाइज विद रशिया, देन इसके साथ साथ आपका क्या वो वोटर का मेन कंसर्न है। देखिए एक तो आपका मेन कंसर्न है वोटर का, आपका फर्स्ट वन आपका अर्थक्वेक, सेकंड वन वहाँ का इकोनॉमी इशू, थर्ड वन आपका जॉब इशू। इकोनॉमी से अगर हम ले लेंगे तो आपका हो जाएगा इन्फ्लेशन। तो ये वहाँ का वोटर का मेन कंसर्न है। इस पॉइंट्स को आपको समझना है, इस पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना है। अब अगर मान लीजिए कि व्हाट हैपेंस इफ एर्डोगन लॉसेस, अगर मान लीजिए एर्डोगन इस इलेक्शन में हार जाते हैं तो क्या होगा। दोस्तों जैसे आप सभी लोगों को पता है कि एर्डोगन जो है टर्की के बहुत ही पावरफुल लीडर है। अगर वो हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो अलग अलग जो कंट्रीज़ है, जैसे चाहे मिडिल ईस्ट हो या भारत हो, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है इंटरनेशनल रिलेशंस में या जियो पॉलिटिक्स में कह सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है कि एर्डोगन वो शख्स हैं जो सबसे पहले मुस्लिम के लिए जो इश्यूज होता है उसकी आवाज़ को जो है उठाते हैं, चाहे वो कश्मीर इशू हो या कह सकते हैं आपका इधर में आपका रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस हुआ। तो खैर वो मुस्लिम का तो एंगल नहीं है, लेकिन इतना आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम का जहाँ पर इशू होता है तो एर्डोगन वो शख्स हैं जहाँ पर ये रेस करते हैं इशू को
को, और कहीं ना कहीं ये जो है ये मुसलमानों का एक फेस बनना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। सऊदी अरब जैसे बनता था, लेकिन अब जो पहला फेस है वो आपका एर्डोगन है जो टर्की से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये इनका जो है लॉसेस अगर होने से ये एक जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है। भारत और टर्की का जो रिलेशन है ये बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट है टर्की का, बिकॉज टर्की का जो आपका लोकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे भारत के लिए। और ये जो इलेक्शन है ये मैटर इसलिए करता है बिकॉज जियोपॉलिटिक रिलेशंस के लिए। आशा करते हैं कि ये जो आपका एंगल है और साथ साथ टर्की का जो इलेक्शन का जो वर्क है ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। हमारे साथ आप बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें, और साथ साथ अगर आपको कुछ ऐसा इशू होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग और एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से आपके साथ वीडियो का मतलब कि शेयर किया जाए, ताकि आपकी तैयारी में एक छोटा सा सपोर्ट हमारी टीम और मेरे तरफ से हो। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच।